दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जहां हम चर्चा करने वाले हैं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को। जी हां दोस्तों, जो सवाल आदिकाल से संबंधित हैं ऐसे लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार आज का सेशन होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर रखा है। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा रहा है दोस्तों, उसके पेड कोर्स का अलग ही माहौल है। ठीक है, आप विश्वास कीजिए, ये जो क्लास है ये ट्रेलर मात्र है, इसका कई गुना बेहतरीन कंटेंट आपको हमारे पेड कोर्स में मिल जाएगा। तो पेड कोर्स में हमारे पास हिंदी का बैच है, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है। हिस्ट्री में आप चाहे तो अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, या अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं। संविधान का बैच है, आप जिस बैच को चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। कमाल की क्लास चल रही है, बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है। क्लास आपको देखने को मिलेगी, ये स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है, सारी क्लासेस हमारी इसी ऐप पर चलती हैं, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए और यहां से अपनी जो है तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और देखते हैं कि कितनी अच्छी तैयारी आपकी हो पाई है। पहला सवाल दे रहा है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, क्या दे रहा दोस्तों, करा हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ दोस्तों ये कौन सा है। करा सतसई, बिहारी सतसई। तो दोस्तों बिहारी लाल जी ने लिखा हुआ बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी दास की रचना दोस्तों बिहारी सतसई, लेकिन ये जवाब नहीं है। रामलला नछू दोस्तों ये तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है, यह तुलसीदास जी की रचना, लेकिन ये भी आपका जवाब नहीं है। पृथ्वीराज रासो याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ दोस्तों, इसको चंद बरदाई ने लिखा है। ठीक है, चंद बरदाई ने लिखा है। ठीक है, और यही जो ग्रंथ है दोस्तों, ये आपका हिंदी का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। ये चंद बरदाई द्वारा रचित है। ठीक है, किस भाषा में रचित है दोस्तों, तो याद रखेगा इसकी रचना वैसे ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, किस भाषा में रचित है दोस्तों, तो यह ग्रंथ जो है ये कम लोगों को पता है। अगर आ जाए परीक्षा में तो बहुत सारे लोग यहाँ गलत जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ब्रज भाषा में। आल्हा उदल नाम का कोई भी ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर आल्हा खंड नामक एक ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है दोस्तों, जो ग्रंथ है उसका नाम है आल्हा खंड। ठीक है, आल्हा खंड। और आपको पता है आल्हा उदल थे कौन, ये परमार शासक थे परमर्दी देव, उनके यहाँ सेनापति के रूप में रहते थे आल्हा उदल जी। और ये जो रचना है दोस्तों ये जगनिक की रचना है। आल्हा खंड जो रचना है ये जगनिक की रचना है, जगनिक। और आल्हा खंड किसका पार्ट है दोस्तों, तो याद रखेगा ये परमाल रासो का पार्ट है। ठीक है, परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो। रासो साहित्य जितने भी हैं दोस्तों, ये सभी के सभी रासो साहित्य ये आदिकाल से संबंधित हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो उसी तरह से परमाल रासो है, ये आप याद रखें। परमाल रासो में परमर्दी देव की कथा है, जबकि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कथा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, इतना डिटेल आपको पता होना चाहिए। ब्रज भाषा वाली बात तो जरूर आप याद रखेंगे। डिंगल पिंगल भाषा शैली में लिखा गया था, ये भी आप याद रखेगा। करा वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन कहे जाते हैं, चंद बरदाई, जगनिक, दलपति विजय, या किसे माना जाता है, तो चंद बरदाई को ही माना जाता है। ठीक है, इन्हीं की रचना जो इन्हीं की है दोस्तों, उसी को प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ। और रचना का नाम क्या दोस्तों, पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक है, जगनिक ने लिखा है दोस्तों परमाल रासो। जगनिक की रचना का नाम क्या है दोस्तों, इनकी रचना है परमाल रासो। दलपति विजय ने लिखा है खुमाण रासो। ठीक है, खुमाण रासो। ठीक है, खुमाण रासो। दलपति विजय, थलपति विजय मत करिएगा, नहीं तो थलपति विजय वो तो सीएम हो जाएंगे तमिलनाडु के। ठीक है, तो दलपति थलपति से याद रखेगा, उन पर खुमाण है। ठीक है, तो खुमाण रासो। विद्यापति जी ने रचना किया है कीर्ति लता और कीर्ति पताका का। किसकी रचना किया दोस्तों, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति लता प्लस कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति पताका की रचना किया हुआ है। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो आपका जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां हम सिर्फ पढ़ने नहीं आए हैं, यहां हम चारों ऑप्शन को तोड़ने भी आए हैं। ऑप्शन तोड़ने से फायदा मिलता है ना कि चैप्टर पर कमांड आपकी बन जाती है। पढ़ना भी हमको ऐसे चाहिए, अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो समझ लीजिए तैयारी आपकी बेहतर है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको आना भी चाहिए।
करा जयचंद्र प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, एक रचना है जयचंद्र प्रकाश। आपको बताना है जयचंद्र प्रकाश के लेखक दोस्तों कौन है। बलदेव चंद्र जी हैं, बिल्कुल नहीं है। भगवान सिंह हैं, बिल्कुल नहीं है। चंद्रबरदाई भी नहीं है। इसके लेखक का नाम है भट्ट केदार। भट्ट केदार की रचना क्या है दोस्तों, जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो ग्रंथ है जयचंद्र प्रकाश है, ये कन्नौज के, ठीक है, कन्नौज के राजा कन्नौज के राजा, ठीक है, जयचंद के दरबार में ये रहते थे और जयचंद के ऊपर ही ये किताब लिखी गई। ठीक है, जयचंद का नाम सुना होगा आपने ना। जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी के साथ चंदावर के युद्ध लड़ा था 1194 ईस्वी में। ठीक है, इन्हीं की पुत्री का नाम संयोगिता था, जिनका विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुआ था। तो यहाँ पर भट्ट केदार दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। जयचंद प्रकाश ये रचना भट्ट केदार की है, ऐसा परीक्षा में बार बार पूछता रहता है। ठीक है, और ये किसके आश्रय रहते थे, तो जयचंद के राज दरबार में भी रहते थे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की हुई है। भाई आश्रयदाता मतलब समझिए कि लेखक या कवि जिस के यहां पर रहता था उसी राजा की प्रशंसा में किताब लिखता था। तो जयचंद प्रकाश में राजा जयचंद के बारे में उल्लेख मिलता है। कर वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है। ठीक है, पूछ रहा दोस्तों कि कौन वीरगाथा काल के कवि नहीं है। ठीक है, चंद्रबरदाई जी ये तो वीरगाथा काल के कवि ही हैं। नामदेव, जगनिक, मधुकर। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों यहां नामदेव याद रखेगा। नामदेव ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, नामदेव जो हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगर यहाँ पे चंद्रबरदाई की बात करें तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है। इसी तरह से जगनिक ने परमाल रासो लिखा। क्या लिखा, परमाल रासो की रचना किया है। ठीक है, मधुकर ने क्या लिखा है। ठीक है, मधुकर ने क्या लिखा है, मधुकर ने लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। इसके दोस्तों लेखक कौन है, इसके लेखक हैं मधुकर कवि। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो नामदेव का नाम ले रहा था दोस्तों, ये भक्ति काल के कवि हैं। नामदेव जी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वारकरी संप्रदाय है। ठीक है, वारकरी संत इनको कहा जाता है। और नामदेव का संबंध कहां से दोस्तों, नामदेव ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, कहां से संबंधित हैं, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, यह भी ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आपको जवाब देना। पूछा था कौन नहीं है। ठीक है, तो नामदेव जी भक्ति काल के कवि हैं, इस तरह से इसे आप याद रखेंगे। कर बीसल देव रासो, बीसल देव रासो के रचयिताकार कौन है, चंद्रबरदाई जी हैं क्या, नहीं। चंद्रबरदाई जी ने तो पृथ्वीराज रासो लिखा। आज हम लोग इतने बार पढ़ लेंगे ना रचनाओं को कि सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जगनिक ने परमाल रासो की रचना किया। ठीक है, जगनिक ने परमाल रासो की रचना किया। नरपति नाल हो जाएगा दोस्तों, नरपति नाल ने बीसल देव रासो की रचना किया हुआ है। तो यह आपका जवाब हो जाएगा। विद्यापति ने कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्ति पताका और कीर्ति लता, ठीक है, कीर्ति पताका और कीर्ति लता की रचना की हुई है। कीर्ति लता की रचना की हुई है, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल यहाँ पे आता है कि नरपति नाल किस राजा के आश्रय में रहते थे, तो राजा बीसल देव के आश्रय में रहते थे। ये चौहान वंश के राजा थे, अजमेर में इनका शासन चलता था। अजमेर राजस्थान में चौहान वंशी शासक थे। बीसल देव का एक और नाम मिलता है विग्रहराज चतुर्थ, लिखिएगा जरा। ठीक है, अलग पेन से लिख लीजिए। ठीक है, अजमेर के चौहान वंशीय शासक विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के राज दरबार में रहते थे। इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से जाना गया। ठीक है, यही बीसल देव थे और इसीलिए नरपत नाल की रचना क्या है, बीसल देव रासो है। ये भी याद रखेंगे। मैं नहीं जानता कि आपके परीक्षा में सवाल कैसे आएगा, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि सवाल को यदि इस तरह से पढ़ा जाए तो इसी के बीच से ही सवाल आएगा, कहीं बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज तो ये ट्रेलर वाली क्लास आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार बुला रहा हूं, कभी आप पेड कोर्स में आके देखिए। कह रहा कीर्ति लता, इतने बार हम लोग कीर्ति लता कीर्ति पताका पढ़ लिए कि अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आमिर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था, इसे तूतीए हिंद कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सारी आमिर खुसरो की रचना है, जिसमें खजाइन अल फतूह बहुत महत्वपूर्ण इसकी रचना है। एक इसकी रचना दोस्तों खजाइन अल फतूह। ठीक है, अल फतूह
ये अलाउद्दीन खिलजी की विजय का वर्णन करता है। ठीक है, विद्यापति आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वयंभू ने लिखा है पौमचर्यू, क्या लिखा है? पौमचर्यू। ठीक है, चर्यू लिखा है। सरहपा ने शब्दकोश की रचना किया। ठीक है, सरहपा ने शब्दकोश की रचना किया हुआ है, ये आप याद रखेंगे। स्वयंभू को दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा में सवाल आता है हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो या अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आप इन्हीं को बताइएगा। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आप इन्हीं को बताएंगे। ये अच्छा सवाल हो गया। ठीक है, और हिंदी साहित्य का पहला कवि ये सरहपा को कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि तब क्या बताएंगे आप? सरहपा को बताएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। विद्यापति आपका जवाब हो जाएगा। विद्यापति ने रचना किया कीर्ति लता और कीर्ति पताका का, ये आप याद रखेंगे। ये किसके यहाँ रहते थे? ये तिरहुत के राजा थे, मिथिला। ठीक है, मिथिला जानते हैं ना, जहां माता जानकी का जन्म हुआ था, माता सीता का जन्म जहां पे हुआ था वो मिथिला। करा तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। किसके यहाँ रहते थे? ये तिरहुत के राजा ठीक है, कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, कीर्ति सिंह के दरबार में रहे। इसके अलावा दोस्तों तिरहुत के एक और शासक थे शिव सिंह, उनके भी दरबार में रहे। तो इस तरह से पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आपको एक एक चीजें याद होंगी। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि परमाल रासो, कितने बार हम लोगों ने परमाल रासो पढ़ा ना? जगनिक इसके रचनाकार का नाम है। परमाल रासो अन्य किस नाम से जाना जाता है और इसके रचयिताकार कौन है? आल्हा, देखिए आल्हा खंड जो दोस्तों ये परमाल रासो का ही दूसरा नाम है। आल्हा खंड जो मैंने पीछे बताया था परमाल रासो का ही दूसरा नाम है। जगनिक इसके दोस्तों राइटर का नाम है। और इस किताब में दोस्तों राजा परमर्दी देव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, राजा परमर्दी देव का वर्णन मिलता है और उनके सेनापति आल्हा उदल की कथा भी देखने को मिलती है। ठीक है, खुमार रासो ये दलपति विजय की रचना है। विजयपाल रासो ये नल सिंह की रचना है। और पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई की रचना है। बाकी सब तो सही है, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की रचना का नाम है पदावली। ठीक है, पदावली। ठीक है, कह रहा ये इसकी भाषा क्या है दोस्तों? तो विद्यापति अपनी मैथिली भाषा के लिए बहुत फेमस थे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, लिखिएगा विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से लिखिएगा दोस्तों गीतावली कवितावली। ठीक है, गीतावली और कवितावली। ठीक है, कवितावली ये किसकी रचना दोस्तों? तो गीतावली कवितावली ये तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? यह तुलसीदास जी की रचना है। जबकि सूर सरावली किसकी रचना दोस्तों? परीक्षा में सवाल आता है सूर सरावली किसकी रचना है? तो यह सूरदास जी की रचना है। ठीक है, यह सूरदास जी की रचना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों परीक्षा में सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये डिंगल पिंगल जो दे रहा था दोस्तों, ये चंद्रबरदाई की जो रचना पृथ्वीराज रासो है, इसकी शैली कैसी है दोस्तों? तो इसकी शैली है डिंगल पिंगल शैली। ठीक है, डिंगल पिंगल शैली है। ये परीक्षा में दोस्तों आता रहता है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। भाषा तो ब्रज भाषा है, लेकिन शैली डिंगल पिंगल शैली है, इस बात को भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ते चलिए, बहुत आनंद आएगा। जिस तरह से आज मैं आदिकाल पढ़ा रहा हूँ, आगे की क्लास में भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल के भी हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, करा खुमान रासो के रचयिताकार कौन है दोस्तों? तो खुमान रासो के रचयिताकार है दलपति विजय। नरपति नाल जो है दोस्तों, ठीक है, नरपति नाल चंद्रबरदाई पहले लिखेगा। चंद्रबरदाई ने सबसे पुरानी रचना इन्हीं की है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। जगनिक की रचना का नाम था परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो। ठीक है, अच्छा नरपति नाल की रचना कौन है? एक था पीछे नल सिंह आपने पढ़ा था, बीसल देव रासो। ठीक है, तो वो था। तो नरपति नाल जो है दोस्तों, इनकी रचना अलग है, इनकी रचना बीसल देव रासो है। ठीक है, नहीं सही है। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है? बीसल देव रासो। पीछे विजयपाल रासो पढ़ा था। ठीक है, वो नल सिंह की रचना थी। ठीक है,
तो अलग से इसको याद रखेंगे। तो ये तो आपका उत्तर है नहीं। खुमार रासो पूछा था, खुमार रासो दलपति विजय की रचना का नाम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करा पौमचर्यु जिसे पद्मचरित भी कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? धनपाल नहीं है, इसके रचनाकार स्वयंभू है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश के बहुत बड़े जानकार थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि दोस्तों कहा जाता है स्वयंभू को, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जैन परंपरा का प्रथम कवि भी इन्हीं को माना जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है दोस्तों? तो वह भी स्वयंभू को ही माना जाता है। 2 लाइन जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जो पुष्पदंत नाम दे रहा दोस्तों, इनको तो अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं, अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है इन्हें, ठीक है, अलग पेन से लिखिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है? पुष्पदंत को इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है दोस्तों? और क्या कहा जाता है? इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है, ठीक है, अपभ्रंश का वेद व्यास। देखिए इसी कारण बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे रटके बैठे हैं, वो समझ नहीं पाते कब स्वयंभू जवाब देना है, कब पुष्पदंत जवाब देना है, और यहीं पर गलती हो जाती है उनसे, ठीक है। इसको जरूर याद रखेगा कि किसे वाल्मीकि कहा जाता है अपभ्रंश का, और किसे अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिलहाल पुष्पदंत और अब्दुल रहमान एक गलत जवाब है। यहाँ पे पौमचर्यु पूछा था, और पौमचर्यु जो है दोस्तों ये किसकी रचना है? ये स्वयंभू की रचना है। ये हिंदी के पहले कवि भी कहे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों को माना, जैसे सरहपा को राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है, और इनको बोलेंगे तो राम कुमार वर्मा जी ने माना है स्वयंभू जी को। इस तरह से अलग अलग डेटा भी है, ठीक है। उसके लिए आप जब साहित्य को डिटेल में स्टडी करेंगे तब दोस्तों आपको इसका ज्ञान होगा। करा आदि काल के किस कवि को हिंदवी का प्रथम कवि माना जाता है? उन्हें तूतीय हिंद की उपाधि मिली थी। यह उपाधि दोस्तों किसे मिला था? ये आमिर खुसरो की उपाधि मिला था। खजाइन अल फुतू दोस्तों इन्हीं की रचना थी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आमिर खुसरो कहा जाता है इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का काल देखा था, ये आप याद रखेंगे। समय, इतने सुल्तानों के समय में आमिर खुसरो रहे हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। खजाइन अल फतू इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है। सबसे ज्यादा समय इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय बिताया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। आगे लिख रहा है दोहा कोश, ठीक है। दोहा कोश किसकी? अरे यार पीछे देखो शब्दकोश लिख दिया क्या मैंने? कहीं पे शब्दकोश मैंने लिख दिया था कहीं पे, ठीक है। दोहा कोश रचना है, ठीक है। सरहपा की रचना का नाम क्या था? दोहा कोश था, मैंने कहीं शब्दकोश लिख दिया, देखो यहां लिख दिया ना, ठीक है। दोहा कोश रचना है, हो जाती गलतियां, ठीक है, बहुत हंसने मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं यार देखो मैं कंप्यूटर तो हूं नहीं कि मुझे सारी चीजें पता होंगी, इंसान हूं, इंसान से ही गलतियां होती हैं। शब्दकोश रचना नहीं है, रचना क्या है? दोहा कोश है। सरहपा की रचना का नाम है दोहा कोश, इसे आप याद रखेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कहे जाते हैं सरहपा, ये भी आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। अभी क्या सवाल दिया था? हाँ, दोहा कोश किसकी रचना है? लुइपा की रचना नहीं है, यह सरहपा की रचना है। कड़ापा और सालिभद्र सूरी की भी रचना नहीं है, जिनकी रचना है, ठीक है। यह हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कहे जाते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि, ठीक है, प्रथम कवि कहे जाते हैं। नाम क्या है? सरहपा, ठीक है। 84 सिद्धों में से एक थे, और बौद्ध धर्म में देखिए वो जो थे स्वयंभू जो थे वो जैन परंपरा के कवि हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बहुत बड़ा अंतर है। स्वयंभू जो थे ये जैन परंपरा के कवि थे, ठीक है, जैन परंपरा के कवि थे। जबकि जो सरहपा है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, ठीक है, दोनों का धर्म ही अलग है, ठीक है। बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म में एक शाखा थी वज्रयान शाखा, ठीक है, वज्रयान शाखा। उस वज्रयान शाखा में एक और शाखा थी सहजयान शाखा, ठीक है। वज्रयान शाखा की सहजयान शाखा से दोस्तों जुड़े हुए थे सरहपा। तो ये इनके बारे में ये 2 लाइन आप एक्स्ट्रा जानते रहिए। हर बार जब सरहपा के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो 2 लाइन बढ़ा के पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके दिमाग में सारी बातें एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हिट होती रहेगी और याद होता रहेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। करा संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक इसके रचयिता का नाम है अब्दुल रहमान, ठीक है।
रोड़ा कवि, विद्यापति, ये सब नहीं, अब्दुल रहमान की रचना दोस्तों संदेश रासक, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। वो अब्दुल रहीम खान, खाना मत पड़ेगा, जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे, ठीक है, उनकी बात नहीं करें, उनको तो रहीम दास कहा जाता है, अब्दुल रहमान ये अलग हैं। इनको अद्दहमाड़, इनकी रचना को अद्दहमाड़ भी कहा जाता है, ठीक है, अद्दहमाड़, ठीक है, अद्दहमाड़, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी विद्यापति की रचना दो थी दोस्तों, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ठीक है, और पदावली, ठीक है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली, ठीक है, इन्हीं की एक रचना थी पदावली, ठीक है, पदावली, इसे याद रखेंगे। और ये जौनपुर के सरकी सुनतार के पास भी आए थे, ठीक है, जौनपुर के सरकी सुल्तान के दरबार में भी दोस्तों के दरबार में भी थोड़ा समय इन्होंने बिताया था, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी याद रखेंगे। मदद मांगने के लिए आए थे, ठीक है, एक बार तिरहुत पर हमला होता है तो मदद मांगने के लिए विद्यापति जौनपुर चले आते हैं और यहाँ पर कुछ समय उन्होंने बिताया था। करा श्रावकाचार, श्रावकाचार्य जो ग्रंथ दोस्तों, इसके रचयिता कौन है, तो देवसेन ने इसकी रचना किया है। राम सिंह आशगु और जिन दत्त सूर्य, गलत जवाब है। श्रावकाचार की रचना देवसेन ने किया है, याद रखेंगे। बहुत सारे विद्वानों ने ये जो श्रावकाचार है इसको हिंदी का प्रथम प्रामाणिक काव्य ग्रंथ माना है, लिखेगा। कई विद्वानों ने श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों को माना है, तो ऐसे में सर्वाधिक लोगों ने किसे माना है, उस आधार पर उत्तर याद रखेगा, या तो नाम देके पूछेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप उत्तर देने के लिए तैयार रहेगा। फिलहाल श्रावकाचार ये जो है देवसेन की रचना का नाम है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है जय मयंक जस चंद्रिका, ये तो पढ़ाई दी हूं आपको मैं, ठीक है। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन दोस्तों, ये इसके लेखक है मधुकर कवि। कौन है दोस्तों, मधुकर कवि की रचना है। नल सिंह दोस्तों, गलत उत्तर हो जाएगा। नल सिंह दोस्तों ये, अच्छा देखिए, नरपति नाल, बहुत कंफ्यूजन आपको होगा, नरपति नाल ने बीसल देव रासो की रचना किया, ठीक है, बीसल देव रासो की रचना किया। जबकि नल सिंह ने दोस्तों किसकी रचना किया है, तो नल सिंह ने रचना किया है विजय पाल रासो की, ठीक है, विजय पाल रासो की रचना किया है। और विद्यापति ने तो कई बार हम पढ़ चुके हैं, कीर्ति पताका की रचना किया, कीर्ति लता की रचना किया और पदावली की रचना किया, ठीक है, पदावली, ठीक है, पदावली की रचना किया हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मधुकर कवि आपका सही जवाब हो जाएगा। जय मयंक जस चंद्रिका ये किसकी रचना है, मधुकर कवि की रचना है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और एक और हमने पढ़ा था जयचंद्र प्रकाश, ठीक है, ये किसकी रचना थी, जयचंद्र प्रकाश, ठीक है। जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ दोस्तों किसने लिखा है, ये भट्ट केदार की रचना है। किसकी रचना है, यह भट्ट केदार की रचना का नाम है। इस तरह से इसे भी याद रखेंगे ना, तो जितनी रचनाएं आप रिवीजन में रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। भाई किसी परीक्षा को देने से पहले अगर आदिकाल का ये वीडियो भी आपने देख लिया ना, तो समझिए सरसरी निगाह से सब पढ़ लिया आपने, ठीक है, मैक्सिमम चीजें करा। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध किसे कहे जाते हैं, ठीक है। प्रथम सिद्ध दोस्तों किसे माना जाता है, आप स्टडी 91 का बैच ज्वाइन करते हैं ना, तो मैं 84 के 84 सिद्धों का नाम बताया हूं उस बैच में, ठीक है। हालांकि इस 84 में से 10-20 लोग ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 84 का नाम जरूर बताया हूं, ठीक है, क्योंकि कई सारे धोबी नाई अलग अलग जाति अलग अलग वर्ड के थे, इसलिए जानना जरूरी था। उन्हीं 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध किसे कहा जाता है दोस्तों, तो लिख रहा है सवरपा को, डोंभिपा को और सरहपा को, लुइपा को। तो याद रखें दोस्तों, प्रसिद्ध जो प्रथम माना जाता है उस सरहपा को माना जाता है। यहां पे आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध, ठीक है, प्रथम सिद्ध दोस्तों कौन थे, वो दोस्तों सरहपा ही थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सरहपा के शिष्य का नाम था सबरपा, ठीक है। ये जो सबरपा दे रहा दोस्तों, ये सरहपा के शिष्य का नाम था, ठीक है, लिखेगा सरहपा के शिष्य थे, ठीक है,
किसके शिष्य थे? ये सरहपा के ही शिष्य थे, सबरपा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, डोम्बिपा जो दे रहा दोस्तों, ये 84 सिद्धों के बाद इनकी गिनती की जाती है। ठीक है, लिखेगा 84 सिद्धों के बाद। ठीक है, 84 सिद्धों के बाद ये डोम्बिपा वगैरह का नाम लिया जाता है। लुइपा का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन ये सिद्ध नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ, या ऐसे लिखेगा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु सिद्ध नहीं थे। ठीक है, किंतु सिद्ध नहीं थे, ये सिद्ध नहीं थे, इसी वजह से इनका नाम नहीं आता है। लेकिन अगर उस श्रेणी से निकाल देंगे 84 सिद्धों की श्रेणी से, तो उससे टॉप पर आ जाएंगे। लुइपा इतने महान थे। ठीक है, तो आपका फिलहाल उत्तर जो है इस प्रश्न का वो सरहपा हो जाएगा। और सरहपा के बारे में मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि भी सरहपा को ही मानते हैं, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, ये भी याद रखेंगे। और बौद्ध धर्म में जो वज्रयान शाखा है, उसकी जो सहजयान शाखा है, उससे जुड़े हुए थे। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। प्राकृत का पाणिनि दोस्तों किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि। प्राकृत भाषा, देखिए, संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, पाली से प्राकृत का जन्म हुआ, प्राकृत से अवहट्ट का जन्म होता है। ठीक है, तो अभ्रंश का जन्म होता है पहले, अभ्रंश से अवहट्ट का जन्म होता है, और अवहट्ट से खड़ी हिंदी बोली का विकास होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो प्राकृत है, प्राकृत भाषा है, ये प्राकृत और कुछ नहीं दोस्तों, प्रकृति मत बोल दीजिएगा। ठीक है, प्राकृत भाषा है। और प्राकृत का पाणिनि दोस्तों किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मार्कंडेय जी को नहीं कहा जाता है, विद्याभूषण विद्यानाथ को नहीं, हेमचंद को कहा जाता है। प्राकृत भाषा का पाणिनि किसे कहते हैं? जैन आचार्य थे। ठीक है, हेमचंद जी, इनको कहा जाता है। इन्हीं की रचना का नाम है सिद्धहेन शब्दानुशासन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों सिद्धहेम। ठीक है, सिद्धहेम शब्दानुशासन। ठीक है, सिद्धहेम शब्दानुशासन, ये जो रचना है ये इन्हीं की रचना है, हेमचंद जी की रचना है, ये आप याद रखेंगे। इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अपभ्रंश का वाल्मीकि ये स्वयंभू को कहा जाता है। अरिष्टनेमि नहीं, सरहपा भी नहीं, सबरपा भी नहीं। ठीक है, सबरपा ये सहरपा के शिष्य थे, याद रखेंगे। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, और मैंने एक चीज और बताया था, याद रखेंगे, पुष्पदंत, नाम याद रखेंगे, पुष्पदंत। ठीक है, पुष्पदंत को क्या कहा जाता है दोस्तों? पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा गया है। क्या कहा गया है? इनको अपभ्रंश का भवभूति। ठीक है, भवभूति कहा गया है, और अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया है। ठीक है, अपभ्रंश का वेद व्यास माना गया है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ये किसे कहा जाता है दोस्तों? ये पुष्पदंत को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा है कि वेद व्यास पूछा है, ये आप जरूर याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। और अपभ्रंश भाषा में ही इनकी जो रचना है वो पौमचर्यु है, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में ही इन्होंने किसकी रचना किया था? पौमचर्यु की रचना किया हुआ था, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, स्वयंभू की ही रचना का नाम है पौमचर्यु, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, आल्हा खंड ये किस बोली में दोस्तों लिखा गया? आल्हा खंड आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले ऐसे याद रखिए, जो आल्हा खंड है ये अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसी को हम कहते हैं परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो। ठीक है, और इसके रचनाकार दोस्तों कौन है? इसके रचनाकार हैं जगनिक। कौन है दोस्तों? जगनिक की रचना है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जगनिक इसके रचनाकार हैं, ये आप याद रखेंगे। और परमाल रासो जो दोस्तों ये ग्रंथ का नाम है। अभी आपसे पूछा किस बोली में लिखा गया दोस्तों? तो ये बुंदेली में लिखा गया है। ठीक है, किस बोली में लिखा गया दोस्तों? तो ये बुंदेली में लिखा गया है। ठीक है, और बुंदेली में भी ये बनाफरी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बनाफरी बोली। ठीक है, मान लीजिए आज तो नहीं दिया, कल को हम कह रहे हैं बुंदेली न दे करके बनाफरी दे दे, जानिए 99% बच्चे नहीं समझा पाएंगे, बता पाएंगे। तो बुंदेली की एक बोली है बनाफरी, ये स्पेशली बनाफरी में जो है लिखा गया इस किताब को, आल्हा खंड को, ये आप याद रखेंगे। राजा परमर्दी देव के शासनकाल का वर्णन यहां मिलता है। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस। ठीक है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, केस मतलब बाल,
कि गोरी सेज पर सोई हुई है और मुख पे डारा केस, चल खुसरो घर आपने, आगे का लाइन पूरा कर दीजिए, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने। अब तो आप लाइन समझ गए होंगे, लाइन किसकी है? खुसरो, अमीर खुसरो की लाइन है, ठीक है। रैन भय चहुदेश, ठीक है, रैन मतलब अंधेरा, रैन भय चहुदेश, ठीक है, चहुदेश, ठीक है, ये आप याद रखेंगे लाइन है। अच्छा, इस लाइन को समझने के लिए आपको थोड़ा सी स्टोरी बताना पड़ेगा। आमिर खुसरो के जो गुरु थे दोस्तों, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। बहुत बहुत मानते थे निजामुद्दीन औलिया को। आपको पता होगा दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया का बड़ा तगड़ा जो है लड़ाई चल रहा था, विरोध चल रहा था तुगलक वंश के शासकों के साथ। खास करके ये जो लड़ाई थी ये गयासुद्दीन तुगलक के साथ चल रहा था, ठीक है। और जब दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का निधन होता है तो उनके शिष्य आमिर खुसरो ने भी अपना प्राण त्याग दिया। कि जब निधन की सूचना आमिर खुसरो को मिली, सोचिए गुरु के चले जाने के बाद शिष्य क्या कर रहा है, जब निधन की सूचना मिली तो कह रहा है गोरी सोए सेज पर, ठीक है, कि अब सेज पर सोने का समय आ गया है, मुख पर डारे केस। जिस तरह से मुख पर केस डालने पर सर्वोच्च चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है, अब ये सेज पर सोने का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया है। चल खुसरो घर आपने, ये खुसरो अपना बोरिया बिस्तर बांध और कहां चलना है, अब ये मतलब ये दुनिया छोड़ देना है। रैन भय चौदह, अब तो चारों तरफ अंधेरा हो गया है, अब चलते हैं, क्योंकि जब गुरु न रहे तो शिष्य का क्या काम, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आमिर खुसरो का संबंध इस लाइन से है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जब आपको स्टोरी पता होता है तो लाइनों का अर्थ अपने आप समझ में आ जाता है, क्या हुआ, कब कहा, किसने कहा, कैसे कहा, सब आपको मिल जाता है, ठीक है। पीछे दोस्तों एक मैंने बताया था सिद्ध हेम शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, ये जो रचना थी दोस्तों, ये हेमचंद्र की रचना है, ठीक है। ये हेमचंद्र इसके रचनाकार हैं, हेमचंद्र इसके रचनाकार हैं। और ये दोस्तों ग्रंथ का नाम है, ये आप याद रखेंगे। यहां खाली छंदानुशासन है, ठीक है। ये मैं इसलिए दे रहा हूं भाई, शब्दानुशासन छंदानुशासन दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। ये छंदानुशासन जो ग्रंथ है इसे भी हेमचंद्र जी ने ही लिखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रंथ अलग अलग हैं, लिखने वाला व्यक्ति एक ही है। शब्दानुशासन भी इन्हीं की रचना है और छंदानुशासन भी इन्हीं की रचना है। इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था। ये रचना का नाम नहीं है, ये बता रहा हूं कि इनको किस नाम से जाना जाता था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। भट्ट केदार की रचना का नाम क्या था, ठीक है, बताइए। जयचंद प्रकाश की रचना इन्होंने किया है, ठीक है। जयचंद प्रकाश की रचना इन्होंने किया है। क्षेमेंद्र ने किसका किया दोस्तों? क्षेमेंद्र, नाम तो सुना होगा, बृहत कथा मंजरी की रचना किया हुआ क्षेमेंद्र, ठीक है। किसकी रचना किया हुआ है? बृहत कथा मंजरी, ठीक है। बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, ये सब रामायण और महाभारत में लिखी गई किताबें, वो किताबें भी क्षेमेंद्र से ही संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। करा इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आमिर खुसरो ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी का पहला कवि तो इन्हें कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि ये स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, अंतर देखिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि ये सरहपा को कहा जाता है, ठीक है। खड़ी हिंदी बोली का प्रथम प्रयोग, ठीक है, खड़ी हिंदी बोली का प्रथम प्रयोग, ठीक है, प्रथम प्रयोग, ठीक है, प्रथम प्रयोग ये आमिर खुसरो ने किया था। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है, अग्रदूत कहा जाता है। तो ये सारी चीजें संबंधित हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। आमिर खुसरो दोस्तों आपका यहाँ पर जवाब होने वाला है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये खड़ी बोली, अच्छा सरहपा को किसने कहा दोस्तों? तो पहले बताया, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है किसको किसने कहा, जैसे सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें कहा हिंदी का प्रथम कवि, सांकृत्यायन, ठीक है, सांकृत्यायन।
ठीक है, इन्होंने कहा है। उसी तरह से इनको किसने कहा है दोस्तों, स्वयंभू को, तो स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना हुआ है। इस तरह से दोस्तों अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों को मान लिया, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगला सवाल करा, जय मयंक जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश, ठीक है, ये दोनों के रचनाकार का नाम क्या है। ठीक है, तो जय मयंक जस चंद्रिका ये तो मधुकर कवि की रचना है और जयचंद्र प्रकाश ये भट्ट केदार की रचना है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, मधुकर कवि भट्ट केदार। जगनिक ने तो क्या लिखा था दोस्तों, जगनिक ने परमाल रासो लिखा है। क्या लिखा है, इन्होंने परमाल रासो लिखा है। पृथ्वीराज चौहान ने क्या लिखा दोस्तों, पृथ्वीराज रासो लिखा है। पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज रासो जो है, रासो ये चंद बरदाई ने लिखा है। यहां होना चाहिए चंद बरदाई, लेखक का नाम चंद बरदाई है। ठीक है, कवि कल्लोल कुशलाभ ये सब गलत है दोस्तों। ठीक है, ये तो उल्टा दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी कीजिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, करा मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधु थे कौन, ये 3 भाइयों का गुट था। मिश्र बंधु जो थे दोस्तों ये 3 भाई थे। ठीक है, क्या क्या नाम था दोस्तों, नाम था श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, और कौन, तीसरा नाम क्या था दोस्तों, मिश्र बंधुओं में तीसरा नाम क्या था बताइए, भूल गया, गणेश बिहारी। ठीक है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक है, ये 3 भाई थे दोस्तों, इन्हीं को मिश्र बंधु कहा जाता है। मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक दोस्तों किसे स्वीकार किया है। ठीक है, करा गोरखनाथ को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अरे रामचंद्र शुक्ल तो थे ही नहीं, राम कुमार वर्मा का तो जन्म ही नहीं हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म ही नहीं हुआ था। इन्होंने गोरखनाथ जी को क्या माना है दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, ये आप याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है। ठीक है, इन्होंने किसे माना दोस्तों, इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना था, मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी को नहीं माना है, तो यहां पे जो आपका उत्तर है गोरखनाथ हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, अगला करा, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघ्रातों का युद्ध। ठीक है, अत्यधिक विरोधों एवं व्याघ्रातों का युग दोस्तों ये किसने कहा है, तो ये कथन दोस्तों किसका है, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही आदिकाल नाम दिया। ठीक है, आदिकाल नाम दिया। ठीक है, आदिकाल जो नामकरण था दोस्तों, ये नामकरण ये इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कहने को तो बहुत सारे लोगों ने वीरगाथा काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रेसन को ले लीजिए तो उन्होंने चारण काल कहा है। ठीक है, और वीरगाथा काल ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और आदिकाल दोस्तों जो नाम दिया है, ठीक है, आरंभिक कालखंड को वो नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, भावी प्रसाद द्विवेदी, ये सब गलत ऑप्शन हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल दिया, ऐसे करके वीरगाथा काल दिया। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने दोस्तों चारण काल कहा, चारण काल भी कहा है और संधि काल भी कहा है। क्या कहा दोस्तों, ये दोनों काल का है, चारण काल और संधि काल। यहीं पे दोस्तों एक चीज और लिखेगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चारण काल कहा है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी क्या कहा दोस्तों, नाम दिया है चारण काल। ठीक है, और जॉर्ज ग्रियर्सन तो काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य लिखने वाले पहले कवि कहे जाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने वीजवपन काल कहा है, वीजवपन काल। ठीक है, वीजवपन काल कहा है। तो इस तरह से सारी चीजें आप दिमाग में रखेंगे। आप कभी बैच में आइए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, बैच में आइए, विधिवत आपको साहित्य भी मिलेगा और व्याकरण का पोर्शन भी मिलेगा। बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाए हो दोस्तों। यहाँ जो चीजें पढ़ रहे हैं वो तो अपनी जगह ठीक है। अच्छा, बड़ा इंतजार था आपको अपनी हिंदी की किताब का, तो ये किताब दोस्तों आप मंगा लीजिए, बहुत बढ़िया किताब है, पूरे 632 पेज की किताब है और 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए जुड़िए और इस किताब को ले लीजिए, बैच को भी ले लीजिए, तो फिर बहुत शानदार हो जाएगा, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हिंदी को लेकर के जो टेंशन वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं सर आप केवल हिंदी पढ़ाते हैं, सर जीएस वीएस नहीं पढ़ाते हैं। कंप्लीट जो है सामान्य अध्ययन का एक फोल्डर मिल जाएगा यूट्यूब पर ही, अलग अलग में मिल जाएगा, जिसमें अब तक मैं 9 विषय पढ़ा चुका हूँ। पूरा एंशिएंट खत्म कर दिया पढ़ा के, मेडावल पूरा खत्म कर दिया, मॉडर्न पढ़ा के खत्म कर दिया,
पूरा संविधान पढ़ा खत्म कर दिया, विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, भारत का भूगोल पढ़ा दिया, पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दिया। 9वें नंबर पे बायोलॉजी की क्लास चल रही थी, आधा पढ़ाया हूं, आधा बचा हुआ है। ठीक है, इतना बचा हुआ है अब तक का जो हिसाब किताब हो। अब कुछ दिन से थोड़ा सा रोक दिया इसलिए कि थोड़ा सा टाइम ले लूं और कुछ कंटेंट और तैयार कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे हम लोग बायोलॉजी को भी खत्म कर देंगे, तो इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट फिर मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इतना विषय में पढ़ा चुका हूं फ्री वाले में। बाकी जो हमारा पेड कोर्स है वो तो है ही है। पेड कोर्स की तुलना आप कहीं से नहीं कर सकते। ऑफलाइन कोचिंग करते हो या ऑनलाइन कोचिंग करते हो, कितना भी बड़ी कोचिंग में जाके पढ़ते हो, ठीक है, जिस दिन आपने स्टडी 91 का बैच पकड़ लिया ना और हमारे कंटेंट को मैच करा लिया या देख लिया ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। ये केवल बातें नहीं कर रहा हूं, जिस दिन आप बैच ज्वाइन करेंगे, लेकिन बैच तभी ज्वाइन करिएगा जब पढ़ने की हैसियत होगी, हिम्मत होगी। हैसियत क्यों बोल रहा हूं? पैसे से नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है, हिम्मत, हौसला, बैच खत्म करने का हौसला। ज्वाइन कर लेने से पास नहीं हो जाएंगे, पढ़ नहीं लेंगे, पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। और मैं अपनी क्लास में बहुत विधिवत पढ़ाता हूं, हवाबाई नहीं। मेरा अपना मानना है कि मेरे साथ पढ़ेंगे तो एक बार पढ़िए, जैसे एक बार हिंदी पढ़िए, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, एक बार इतिहास पढ़िए, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम, आप आंसर राइटिंग करके आइए, मेंस की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बैच को पढ़ने के बाद इतना हौसला बुलंद हो जाएगा आपका। उसी तरह से संविधान का बैच भी हमारे पास है, और भी है, यूपी स्पेशल का बैच है, कंप्यूटर का बैच है। ये सारे बैच दोस्तों मैंने खुद बना रखे हैं, मेहनत करके आप सभी के लिए। हिंदी के साथ साथ इन बैच पर भी मेहनत मैं कर रहा हूं। ठीक है, उसीलिए ज्यादा समय यूट्यूब के लिए नहीं निकाल पाता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय इसके कंटेंट बनाने में चला जाता है। तो एक बार आप आइए, कम से कम डेमो देखिए, मैंने हर बैच में डेमो दे रखा है, तो डेमो देखिए, पसंद जरूर आएगा, और पसंद आएगा तो क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये हमारा ऐप है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।